गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को मेंटस फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें दो लेक्चर देखे थे, जिसमें पहला में चार्ज के बारे में डिटेल में समझे थे और दूसरा में चार्जिंग मेथड समझे थे कि किस किस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। और आज हम लेक्चर थर्ड में कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी कहते हैं और इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। आखिर इसको जानने के पहले थोड़ा हम लोग बेसिक जान लेते हैं। और हम कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर जगह इंपॉर्टेंट है, या फिर जेईई मेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें इससे क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। और मैं आप लोग को यह भी बता दूं कि अगर मेरा ये वादा है कि हम जो फिजिक्स का रटने का तकलीफ, इसे हम हटाने का कोशिश करेंगे। सिर्फ आप ध्यान से इसको देखें और समझें। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा तो क्वेश्चन फिर बन ही जाएगा, क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर कॉन्सेप्ट बहुत कम है तो क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लम करते रहेगा। हम लोग आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। देखते हैं कहां तक होता है, और नहीं होगा तो अगले क्लास में हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। कूलम्ब्स लॉ को समझने के पहले हम लोग ग्रेविटेशन लॉ को समझते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ग्रेविटेशन लॉ के तरह ही है। तो ग्रेविटेशन लॉ इसको न्यूटन साहब ने दिए थे 1606 ईस्वी में। वो देखें, एक बार बोला जाता है कि एक बार वो जब फील्ड में बैठे थे एक सेब के पेड़ के नीचे, तो ऊपर से एक सेब गिरता है। तो उसका वो सोचने लगे आखिर ये बॉल नीचे, वो सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इस पर और उन्होंने एक लॉ दिए जिस लॉ का नाम है ग्रेविटेशन लॉ। इस लॉ में क्या है कि इस यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मान लो कि इसको मास 1 है और ये मास 2 है, दो बॉडी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वही न्यूटन लॉ समझाए थे और उन्होंने एक फॉर्मूला दिए जिसमें F = Gm1m2/r²। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और स्क्वायर ये बोले। फिर देखिए ग्राफ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राफ क्या है, इधर जो है ये फोर्स है, इधर क्या है ये डिस्टेंस है। तो देखो दो गो ऑब्जेक्ट है, दो गो मास है। अगर इसका डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो है ना अट्रैक्शन घटता जाएगा। इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे, अट्रैक्शन घटेगा, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते जाएगा, फोर्स घटते जाएगा। तो वही हो रहा है, फोर्स इधर है। अगर डिस्टेंस हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स घट रहा है। ये ग्राफ हम लोग एक वीडियो में ग्राफ का डिटेल में क्लास लेंगे, अभी सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार कूलम्ब्स लॉ भी है। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब एक साइंटिस्ट के नाम है। इसका फुल नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। ये फ्रेंच का साइंटिस्ट है। इन्होंने अपना जर्नी 1736 ईस्वी में चालू किए थे। इन्होंने पहले मिलिट्री इंजीनियर थे। जब इन्होंने 1776 में रिटायर हो गए, तब ये रिसर्च के सेंटर में आ गए। तब इन्होंने सोचे कि जब दो मास है और अट्रैक्ट करता है, उसमें जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तब इन्होंने एटम के बारे में सोचे कि आखिर ये एटम जिसे रहता है कि इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये रिपेल ही क्यों करता है, और फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है तो अट्रैक्ट क्यों ही करता है। ये इस पर काम करने लगे। इन्होंने 9-10 साल के कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एक लॉ दिए जो कूलम्ब्स लॉ था। उन्होंने इस लॉ इसके देने के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और समझाए थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली नहीं समझाया। और कूलम्ब्स लॉ जो आए ये एक्सपेरिमेंटली
समझाए और एक लॉ दिए। ये उन्होंने क्या किए, एक सिस्टम बनाए जिस सिस्टम का नाम है टॉलरेंस बैलेंस। टॉलरेंस बैलेंस है सिस्टम का नाम। इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाए और पहले से यहाँ पर एक क्या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लगाए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक इंसुलेटिंग रड यहाँ पर बार बार इसमें यहाँ पर लाते गए, बार बार लाते गए। तो इसमें क्या हुआ, कंडक्शन मेथड से इसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज आ गया, सेम चार्ज आ गया। तब ये क्या हुआ कि ये एक दूसरे को रिपेल करने लगे। ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिपेल करने लगा। जब सेम चार्ज दोनों ऑब्जेक्ट में आ गया तो क्या हुआ कि रिपेल करने लगा। ठीक है, जब दोनों में सेम चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तब एक दूसरे को रिपेल करने लगा। तब इसी के हेल्प से कूलम्ब्स लॉ दिए थे, जो बताए थे उसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस प्रकार के सिस्टम बना के उन्होंने हमें समझाने की कोशिश किए एटम के बारे में कि आखिर वो रिपेल ही क्यों करता है और अट्रैक्ट ही क्यों करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो ओ कैसे किए सो, और अब हम लोग देखेंगे अपना डिटेल में। ठीक है, हम लोग को मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत करेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा और कुछ आगे होगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने बताए कि जो चार्ज रिपेल करता है और अट्रैक्ट करता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है, उससे ही उसी कारण से वो रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। मान लो कि हम लोग एक चार्ज Q1 ले लिए और एक चार्ज Q2 ले लिए और इसके बीच के डिस्टेंस R ले लिए। ठीक है, तो Q2 जो है Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा और इधर रिपेल करेगा। अगर ये प्लस प्लस चार्ज है तो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा और इधर रिपेल करेगा, और Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और इधर रिपेल करेगा। ये फोर्स F से रिपेल करेगा। ठीक है, तब इसमें क्या बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पर डिपेंड करेगा, मानी कि चार्ज के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग Q को बढ़ाएंगे, मान लो कि यहां पर क्या है, Q है, अगर इसको हम 2Q कर दिए तब क्या होगा, ये फोर्स भी 2F से बढ़ेगा और ये फोर्स भी 2F से बढ़ेगा। अगर इसको हम लोग 10 कूलम्ब कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए चार्ज को, तब क्या होगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स और ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स। मतलब इसमें क्या हो रहा है, चाहे ये चार्ज 10 कूलम्ब लो, 20 कूलम्ब लो, 50 कूलम्ब लो, जो ये फोर्स जो अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा। मतलब कि ऐसे कर सकते हैं F12 सिर्फ क्या है, ये दोनों का जो है ये क्या वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। और कूलम्ब्स लॉ ये भी बताए थे कि जो Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स लगेगा या फिर Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स लगेगा या इसी लाइन ज्वाइनिंग पर रहेगा, जिससे सेंटर को हम लोग ज्वाइन किए हैं, इसके द्वारा फोर्स इस पर लगाएगा, इसी लाइन पर रहेगा, और इसके द्वारा फोर्स इस पर लगाएगा, वो इसी लाइन पर रहेगा, चाहे वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। लिख लेते हैं हम लोग, दिस फोर्स
दिस फोर्स एक्स between the line joining between them। समझ गए? जो फोर्स जो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा इसी लाइन पर रहेगा। अगर इधर इसको इधर रिपेल करेगा तो इस लाइन पर रहेगा, अगर ये इसको इधर रिपेल करेगा तो इस लाइन पर रहेगा, अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसी लाइन पर रहेगा। यहां तक हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग यहां समझे थे कि अगर एक चार्ज को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ता है, दोनों फोर्स बढ़ता है। अगर इस चार्ज को बढ़ाते हैं तो दोनों फोर्स बढ़ता है। मतलब क्या हो रहा है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, समानुपाती। मतलब क्या है समानुपाती, मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि एक रुक जाएगा एक बढ़ेगा, एक पैरेलल में दोनों को बढ़ना चाहिए, उसी को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तब ये वाला जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, इसका भी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और इसका भी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। और कूलम्ब्स लोग ये भी बताए थे कि F जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसका जो इसका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का व्युत्क्रमणानुपाती होता है। समझे कि नहीं? तब इस तीनों को हम लोग अगर मिला के लिख दें तो क्या हो जाता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट टर्म का हम लोग हेल्प लेते हैं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए के हटाने के लिए, क्योंकि जब कूलम्ब्स लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वैल्यू बार बार डिफरेंट आता था। तब एक ऐसा वैल्यू आया जिसमें बहुत कम वेरिएशन कर रहा था, उसी को के रख दिए। इसी को हम लोग कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब आगे देखते हैं, यहां तक मिटाते हैं, यहां तक लिख लेना। मेरा जो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। हर पॉइंट में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जो F है क्या फॉर्मूला है था, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो है ना जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लिख देते हैं यहां पर, while using this formula sign convention is not taken। जिसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो अब हम लोग साइन नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले से अट्रैक्शन और रिपेल से हम लोग डायरेक्शन जान चुके हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ लिए। अब इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं।
फॉर्मूला क्या आया था, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो K है ना, K डिपेंड करता है K डिपेंडेंट ऑन मीडियम। ऑन मीडियम ये K जो है ये डिपेंड करता है मीडियम पर। ये जो K का वैल्यू है वो मीडियम में चेंज करता है। ये जो K है ना इसका इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन। एक K का जो वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका ये जो K का वैल्यू है ये क्या होता है 9 इंटू 10⁹। और यूनिट क्या हो जाएगा, हमको K निकालना। देखो यहां पर हमको K का यूनिट निकालना है, तो इधर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ आर स्क्वायर K Q1 Q2 K निकालना है, K इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। एफ का क्या होता है न्यूटन, और ये क्या है ये क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होता है मीटर, और कूलाम है का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया ये जो K का वैल्यू है 1/4 इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये जो K है डिपेंडेंट ऑन मीडियम है, मतलब कि ये जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर फ्री स्पेस। ये जो वैल्यू है ये सिर्फ ना एयर मीडियम में ही वैलिड है। अगर इसी को हम लोग पानी में रख देंगे और फिर माइका में रख देंगे तब क्या होगा कि वैल्यू चेंज हो जाएगा। कूलाम्स लॉ में चेंज नहीं होता है, उसका परिमाण में चेंज होता है। और एक पॉइंट और याद रखना, हम लोग को लिख देते हैं यहां पर, द फोर्स इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज, छोड़ दो देखते हैं आगे, यहां में डाल लेते हैं हम लोग। यहां तक तो हो गया, इसके आगे देखते हैं। यहां एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग नोट में करके, द फोर्स इंट्रैक्शन बिटवीन 2 point charge is independent from मीडियम। ये क्या है ना, जो Q1 के द्वारा जो Q2 पर फोर्स लगता है और Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स लगता है, ये इंडिपेंडेंट होता है मीडियम में। चाहे वो एयर में रख दें चाहे वो पानी में रख दें, फोर्स इसके द्वारा फोर्स इस पर सेम लगेगा, इसके द्वारा फोर्स इस पर सेम लगेगा। दोनों फोर्स जो फोर्स है वो सेम रहेगा, लेकिन टोटल परिमाण में चेंज होता है। ठीक है, यहां तक हम लोग समझे। अब
आगे देखते हैं। ये चीज हम लोग और देख लेते हैं, और बात बता दी थी। अब आगे देखते हैं क्या चीज जानते हैं। ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ये सिर्फ ना पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज पर वैलिड है। और रेस्ट के लिए पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है, मान लो कि इतना बड़ा सरफेस है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तब ये बड़ा बड़ा चार्ज पर वैलिड नहीं है। मान लो कि मेरा कंपेयर इस यूनिवर्स से करेंगे तो क्या मेरा उसके कंपेयर में साइज में है, मेरा क्या कोई अस्तित्व है? नहीं है ना। तो बहुत बड़ा के कंपेयर में अगर छोटा कंपेयर करेंगे, मतलब इतना बड़ा चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज हुआ। समझे कि नहीं? अब हम लोग आगे देखते हैं। जो परमिटिविटी है ना, उसका क्लास हम लोग अगले क्लास में समझ लेंगे। नोट्स का कूलम्ब्स लॉ क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, the force of attraction or repulsion between two point charge, the force of attraction or repulsion between two point charge। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? according to this law, the force of attraction or repulsion between 2 point charge is directly proportional to magnitude of a charge and inversely proportional to a square of distance between them। मतलब कि ऐसे करते हैं, दो बिंदु या आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स के परिमाण के गुणनफल के समान अनुपाती होता है और स्क्वायर डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ से ये फॉर्मूला आ गया मेरा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहां तक हम लोग समझ गए। तो कूलम्ब्स लॉ का हम लोग नोट्स लिख लिए। अब आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं इसमें, लेकिन जब रिजिड सरफेस आ जाएगा तब इससे काम नहीं होगा, इसलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत लंबे लंबे शॉर्ट बनाते हैं। क्या है कि मान लो कि यहां पर एक चार्ज Q1 ले लिए, एक चार्ज Q2 ले लिए, इसके ये फोर्स लगाया इस पर तो ये इधर रिपेल किया, और ये फोर्स लगाया है तो ये इधर रिपेल किया, और इसके बीच का दूरी जो है r है। ठीक, दूरी r है। तो देखो इसका पोजीशन इधर लिखो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? फाइनल मान लीजिए इनिशियल, तब r1 - r2 वेक्टर फॉर्म में लिख दें इसका पोजीशन वेक्टर, और इसका इधर, इसके कारण फोर्स इधर, तो क्या हो जाएगा? r2 - r1। तो किसी भी चीज को अगर हम लोग डायरेक्शन बनाना है तो क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर से गुना कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर इक्वल टू
ये कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ये वाला होता है। अगर किसी भी फॉर्मूला में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, F इक्वल टू 4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे तो पहले निकालेंगे क्या, फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ड्यू टू 2, तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 और R का हम लोग ये लिख लेंगे, ये R है, R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के स्क्वायर, और ये वाला यूनिट वेक्टर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 के कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये लो हो गया। अब ये लोग गुना कर देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय ये दोनों सेम है तो पावर जुड़ जाएगा क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्यूब और R1 माइनस R2 के कैप। ये हो गया मेरा फोर्स 1 ड्यू टू 2। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे फोर्स 2 ड्यू टू 1। फोर्स कितना लगा Q2 चार्ज पर Q1 के द्वारा, तो इसमें भी यही नियम लगाएंगे, इसका भी सेम वही तरीका है रहता है। ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसमें हम लोग यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे 1/4πε0 और क्या Q1 Q2, ये क्या है पोजीशन वेक्टर, इसका जो 2 पर फोर्स लगा रहा है इसका इधर ना डायरेक्शन है, ये फोर्स इधर लगा रहा है तो ये पोजीशन वेक्टर लेंगे तो क्या है R2 माइनस R1 के कैप, और यहाँ गुना कर देंगे यूनिट वेक्टर R2 माइनस R1 के कैप बाय इसका स्क्वायर था, और R2 माइनस R1 वेक्टर गुना करेंगे 1/4πε0 Q1 बाय Q2 गुना कर देंगे तो क्या जाएगा R2 माइनस R1 के क्यूब और ये R2 माइनस R1 के कैप, तो हो गया F21। ये आ गया वेक्टर फॉर्म, कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया। यहां तक हम लोग समझ गए, इसका समझ नहीं यहां तक, और अब आगे समझते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसका पूछता है थी ग्राफ 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये इसका F इक्वल टू 1/R स्क्वायर। तो ये क्या है कि अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन घटता जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर फोर्स है इधर डिस्टेंस है। अगर मान लो कि दो चार्ज है, एक यहाँ है, अगर इसका डिस्टेंस अगर घटाएंगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन घटते जाएगा, इसलिए ग्राफ ऐसे घटते गया। ठीक है, हम लोग यहां तक समझ लिए, हम लोग यहां तक समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा और कुछ पॉइंट छूट गया जो बता रहे हैं। मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, इसमें हम बोले थे कि जो चार्ज का रहता है इंट्रैक्शन, जो दो चार्ज के बीच में जो इंट्रैक्शन रहता है
वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम, लेकिन जो के है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। तो मान लो कि एक दे दिए यहां पर हम ए वाटर है, यहाँ Q1 Q2 चार्ज है और यहाँ एगो Q1 चार्ज है। तो बोलेगा क्या, जो फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है और Q2 Q1 पर लगा रहा है, क्या ये दोनों फोर्स सेम है? हाँ, तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ, क्योंकि जो चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम पर। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, एफ नेट ड्यू टू Q1 इक्वल टू एफ नेट ड्यू टू Q2, मतलब कि एफ Q1 Q2 एफ के Q1 Q2 इक्वल टू एफ ये दोनों इक्वल होगा कहां से, न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यूनिवर्सल लॉ है। जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना सेम ये इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो जो परमिटिविटी है ना वो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे उसके बारे में, आज उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। थोड़ा हम लोग इसमें इंक भर लेते हैं। हम लोग देखते हैं ग्रेडेशन लॉ और कूलम्ब्स लॉ में सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या डिफरेंट है और क्या क्या फर्क है। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और एक है एफ इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो है सिमिलरिटी क्या क्या है, सिमिलरिटी क्या क्या है, दोनों फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। दोनों फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, और जो फोर्स होता है एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, लाइन बिटवीन देम। और डिसिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी मतलब कि दोनों में डिफरेंट क्या है, डिसिमिलरिटी कि जो ए कूलम्ब्स लॉ है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सी दोनों है। और जो एफ जी है ग्रेविटेशन लॉ है, ग्रेविटेशन फोर्स है जो वो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक, तो इसका सिमिलरिटी समझ लिए। अब हम लोग आगे समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक,
कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ता है। Fg for two electron placed at a same distance apart in air। Fg for two electron placed at a same distance in air। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और एफ जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। फॉर टू इलेक्ट्रॉन प्लेस एट अ सेम डिस्टेंस इन एयर। ठीक है। बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन है जिसको प्लेस किया है सेम डिस्टेंस पर इन एयर में। तो हमको निकालने बोला है क्या? तो क्या होगा? एफ ई बाय एफ जी। एफ ई बाय एफ जी। तो फॉर्मूला क्या होता है एफ ई का? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो हमको इसका वैल्यू पता है क्या होता है, ये क्या कहते हैं? तो के इक्वल टू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसका क्या होता है? ये जो है इसका भी वैल्यू होता है। जी का क्या होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर कितना होता है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11। क्या हो जाएगा इसका यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। और मास का क्या था वैल्यू? 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है। सब चीज को पता है और बैठा दो यहाँ पर। इसका वैल्यू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये वाला क्या है? ये बता देते हैं यहाँ पर। ये चार्ज क्या है? दोनों सेम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 के स्क्वायर। और इसका 6.67 इंटू 10 के पावर -11 और मास का 9 इंटू 9 10 के पावर -31 केजी स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ पावर का काम करेंगे। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 42 आ जाएगा। पावर 42 आएगा। मतलब क्या हो गया? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल के फोर्स से 10 के पावर -42 ज्यादा है। ऐसे आता है। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर देन एफ जी, क्योंकि जो इसका कांस्टेंट का वैल्यू है ना, के का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन
ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है? कूलम्ब्स लॉ कहाँ वैलिड है? इट वैलिड फॉर रेस चार्ज। रेस चार्ज और इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, ठीक है। तो ये ला सही इसके लिए और ये ला गलत है। इट इज नॉट वैलिड फॉर स्टैंडर्ड बॉडी, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए। ये सब सिर्फ एक्सटेंडेड, ये सिर्फ छोटे चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। देखते हैं कि वीडियो कितना लंबा हुआ, उसके बाद आगे देखेंगे। तो हम लोग, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज हम लोग यहीं तक देखेंगे और आगे देखेंगे क्या हम लोग इसके आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें सिर्फ हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे और परमिटिविटी के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, किसका जानते हो? जेईई मेंस का, ये सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो अगला टॉपिक मेरा क्या होगा? सुपर पोजिशन ऑफ अ चार्ज। ये टॉपिक हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। और हम लोग इतना ही देखते हैं।